बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिर वक़ार यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हैं। आज हमारे मेहमान हैं भाई साहब। आप बड़े वेल नोन टीवी तज्ज़िया निगार हैं और छोटा सा, वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको उनका छोटा सा तारुफ करा देता हूँ। मोहम्मद अकमल साहब प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, कराची टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मेंबर हैं। इसके अलावा आप एजुकेशनलिस्ट भी हैं, डायरेक्टर ताबानी फाउंडेशन एंड ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ऑपरेशन ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड ताबानी कॉलेज, चेयरमैन मेंबर्स वेलफेयर कमेटी कराची ब्रांच काउंसिल ऑफ ICMP रह चुके हैं और कराची ब्रांच काउंसिल के मेंबर भी रह सकते हैं। अकमल साहब, बहुत बहुत वार्म वेलकम कि आज आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। बहुत शुक्रिया जी सर। इसके अलावा अकमल साहब पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल के साथ लाइक PTV और KTN TV न्यूज वगैरह के साथ भी एसोसिएट रहे हैं। आज मेरा अकमल साहब से पहला सवाल ये है, अकमल साहब लॉकडाउन खोला गया, आज का जो कोविड-19 के जो इफेक्टिव हैं वो 37,000 हो चुके हैं, सिंध में 14,000 और पंजाब में भी ये फिगर 13,900 तक पहुंच। क्या आपको लगता है कि हमारी तैयारी क्या मुकम्मल नहीं थी या ये सिर्फ लोगों की गलती है कि लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया? क्या कहेंगे आप? देखिए से मेरा थोड़ा सा है इख्तिलाफ। अच्छा, बेसिकली हमें थोड़ा सा समझना ये चाहिए कि ये जो नंबर ऑफ जो रिपोर्टेड पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड के ऊपर, ठीक है ना। अभी हाल ही में मैं एक थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर मुझे किसी ने बताया, हम बात कर रहे थे कि कोई एक मुल्क है तो वहां पे कोरोना का एक भी केस नहीं है और उसकी रीजन ये बताएगी कि वो वहां पे कोई टेस्ट ही नहीं हुआ था, टेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ के करीब है, ठीक है, और अमेरिका की तकरीबन 30 करोड़ के लगभग है, या ऐसे थोड़ी बहुत 19-20 ज्यादा होगी। वहां पे टेस्टों की आप जो डेली के टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं वो फिगर आप उठाएं और जो सिंध का या पूरे पाकिस्तान का आप फिगर उठाएं तो आपको एक सब्सटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा। हमारे यहाँ पे उसका 10% भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो उससे ये इम्पैक्ट आ रहा है कि जी अमेरिका में तो बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हैं, जबकि हमारे यहाँ पे यानी जो पाकिस्तान है वहाँ पे कम हुए हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि असल हकीकत कुछ और है। जो रिपोर्टेड केसेस है, मेरा जो जाती ओपिनियन है कि अगर कोरोना की आपने इंटेंसिटी को टेस्ट करना है तो ऐसी सोर्स होनी चाहिए जो कि वेरीफाइएबल हो, कहाँ पे कितने टेस्ट हो रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर कितने लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ जिलों में वेरी करता है। तो इसकी बेसिस के ऊपर ये कह देना कि केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, वैसे वर्ल्ड वाइड के हिसाब से तो हमारा मतलब बहुत कम आ रहे हैं ना। अगर आप अमेरिका और जर्मनी, इटली और यूके के मुकाबले में देखें तो ये फिगर्स हमारे बहुत कम है। बेसिकली हमें इसको कंपेयर जो करना चाहिए, देखें वो करना चाहिए नंबर ऑफ डेथ से। डेथ रेट जो है वो वेरीफाइबल है ना, कि अमेरिका में भी इतनी डेथ्स हो रही है, वहां पे भी इतनी डेथ्स हो रही है और पाकिस्तान में भी इतनी डेथ्स हो रही है। तो अगर उस फिगर को हम उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नंबर ऑफ डेथ्स में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है ना डिक्रीज है। मतलब एज पर हिस्टोरिकल फिगर्स ही ये चीज चल रही है। आज तक 805 नहीं, 805 तो रिपोर्टेड डेथ्स हैं, वो कोरोना के खाते में डाली गई हैं, देखे ना, कोरोना के खाते में। जी हाँ, जी हाँ। तो अब 805 लेट सपोज के अगर उस कोरोना से भी है तो अगर उसमें 22 करोड़ पे 805 को अगर आप करें तो इट्स नॉमिनल फिगर, एक बात। और ये नॉर्मल डेथ्स भी होती हैं 805 जो है, मतलब अगर नॉर्मल डेथ का फिगर लिया जाए तो वो भी मोर और लेस यही है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हमें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रहम है
सब कॉन्टिनेंट से मुराद मेरा पाकिस्तान, इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया, इसी तरह सऊदीया, दुबई, जहाँ पे मतलब थोड़ा-सा हीट का भी एलिमेंट है और दूसरी वजूहात भी हैं। तो इस हवाले से वी आर अ बिट सेफ। दूसरी बात आ जाए आप लॉकडाउन के ऊपर, तो लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में जो है और ख़ास तौर पे सिंध में कहा गया जी बहुत सख्त लॉकडाउन है, बहुत सख्त लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन सख्त अगर था, मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन सख्त था, ठीक है ना? आप अगर देखते रहे होंगे, अगर आप, मैं तो खैर बाहर निकलता रहता था डेली बेसिस के ऊपर ही, तो मोर और लेस ट्रैफिक में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इवन जो पॉश एरियाज़ हैं, जैसे पीसीएचएस वगैरह या डिफेंस वगैरह वाला एरिया ले लें, तो वहाँ पे लोग थोड़ी-सी एहतियात कर रहे थे, वहाँ पे ट्रैफिक कम था, दुकानें कम खुल रही थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर लेस प्रिविलेज्ड एरिया जो कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन है कराची का, वहाँ पे अगर जाएँ तो वहाँ पे ग्राउंड्स भी आबाद थे अल्हम्दुलिल्लाह, मसाजिद भी आबाद थी, दुकानें भी खुल रही थी और सब कुछ हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ ये था कि जी एक करप्शन का रास्ता मिला हुआ था। वो आके पुलिस वाले आके शटर बंद करके ले रहे थे, कहीं पे खुलेआम ये चीज़ें चल रही। तो कहने का मकसद है कि लॉकडाउन भी जो है ना वो सिर्फ नाम का था, एक्चुअली लॉकडाउन नहीं था, ठीक है? तो अब हम आते हैं इसकी बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान में कोरोना ने उस हद तक इम्पैक्ट नहीं डाला, जिस हद तक दीगर ममालिक में डाला है, ठीक है? वो नंबर ऑफ डेथ से भी वेरीफाई है, वो जो है जिस तरीके से हमने बदएहतियाती की है और उसके बाद कोरोना जो फैला है, इस वजह से जो रिपोर्टेड फिगर्स कोट किए जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। वो कहना कि 15,000 है, 16,000 है, 37,000 है, व्हाटएवर द फिगर, दिस इज नॉट द एक्चुअल फिगर। एक्चुअल फिगर ये है कि कोरोना इस वक्त कराची में भी फैल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरे मुल्क में भी फैल रहा है, ठीक है ना? लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है। जो रिपोर्टेड केसेस हैं, मेरी उनमें से कई एक से बात हुई है, जो रिपोर्टेड हैं उनमें ज्यादा सिम्टम्स ही नहीं है। ये हल्का सा 1-2 दिन बुखार होता है और एंड देन वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं और वो सेट हो जाते हैं। तो कोरोना नो डाउट फैल रहा है। रिपोर्टेड फिगर से जो एक्चुअल फिगर है अफेक्टीज का वो ज्यादा है, लेकिन चूंकि उसकी इंटेंसिटी नहीं है, इसलिए हमारी बदएहतियाती के बावजूद, हुकूमत की नाअहलियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर वो इतना असरअंदाज नहीं हो रहा। वरना जिस तरीके से हमने लॉकडाउन की वायलेशन की है, सो कॉल्ड लॉकडाउन की वायलेशन की है, जिस तरह हमने सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन की है, जिस तरह से हमने एसओपीज की वायलेशन की है, अगर इन सब चीज़ों को आप कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ यूके और यूएसए से हालात बहुत ज़्यादा खराब होने थे। ये इसमें अब कहना कि जी अब इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। अब कोई कहता है कि जी हमारे यहाँ पे जो क्योंकि पहले ही हम लोग बहुत सारी बीमारियों को साथ लेके चल रहे होते हैं, बीमारियों में मसलन मलेरिया, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार और देयर आर नंबर ऑफ अदर सेंसिटिव डिसीजेज। तो इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो शायद उस वजह से असर नहीं कर रहा। अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि जी यहाँ पे चूंकि हीट है, अच्छा इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली भी प्रूव किया है कि वो हीट में कोई वेव्स टाइप की होती हैं जो कि उस वायरस को असरअंदाज होने से या उसको एक्टिव होने से रोकती हैं। तो हीट का भी इसमें रोल हो सकता है। तो व्हाट्सोएवर द कॉन्स्पिरेसी मतलब टोटली प्रूवन तो कोई भी नहीं है, हमें उसमें जाना भी नहीं है, हमें उसकी फिलहाल जरूरत भी नहीं है। बट द बॉटम लाइन इज यस, कोरोना इज स्प्रेडिंग, yes, the quoted figure of corona affectees are less and actual cases are high. We should have to be very careful. हमें अपनी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब इस वायरस। अच्छा, तीसरी कॉन्स्पिरेसी बीच में मुझे याद आया, वो मैं बता दूंगा आपको कि तीसरी ये कि यहाँ पे हमारे पास 3rd लेवल का वायरस आया। यानी एक तो पहला जिसको मेन, जिनको वुहान से जो स्टार्ट हुआ था वो लोग थे, फिर उनसे दूसरों को लगा, दूसरों से तीसरे को लगा, तो उस वजह से भी हम इसकी इंटेंसिटी कम है। तो इन सब कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद ना बॉटम लाइन ये है कि हमारे ऊपर अल्लाह का खुसूसी करम है कि यहाँ पे अभी तक जो है वो तादाद जो कोटेड है, ये 37,000 ही नहीं है, ये ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है तादाद। लेकिन क्या है कि उसका असर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, इम्यून हमारा स्ट्रॉन्ग व्हाट्सएवर द रीजन में भी, लेकिन हमें जो है ना वो उसका नहीं है। लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ पता नहीं चलता है कि किन के ऊपर जो है ना ये कहते हैं कि जी ये बच्चों के ऊपर और बूढ़ों के ऊपर ये ज्यादा असर करता है। तो भाई बच्चों और बूढ़ों के ऊपर तो हर एक बीमारी ज्यादा असर करती है। मसलन
अगर कोई बीमार आदमी है या बूढ़ा है तो उसको तो खांसी जुकाम भी डेंजरस हो जाता है ना भाई। तो उसमें ये कह देना कि जी कोरोना उसके ऊपर ज्यादा असर करता है, तो ये नहीं है, उनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको भी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये कि जैसे मैं हूँ, मुझे हुआ है कोरोना, फर्ज करें अल्लाह ना करे हुआ है, तो हो सकता है मुझे जाती तौर पे तो कुछ इससे फर्क ना पड़े, लेकिन मैं जो 10 लोगों को फैला दूंगा तो उनमें से किसी एक का भी इम्यून वीक हुआ तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी तो खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, उसको हो सकता है ज्यादा असरअंदाज हो जाए, जो ऑलरेडी फर्ज करें दमे में, या उसको टीबी है या कोई और सीवियर किस्म की बीमारी है, या उसका इम्यून किसी और वजह से वीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें एहतियात का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। ये मेरा इसके ऊपर स्टांस था। अच्छा, अभी आपने बच्चों के ऊपर हवाले से कहा कि जी बच्चों पे ज्यादा और बुजुर्गों के हवाले से कहा कि ये लोग जो है ज्यादा इफेक्टिव, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो इनका अटैक ज्यादा करेगा। अभी हमारे जी जी। यहाँ जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बिजनेस तो खोल दिया, लेकिन अभी आप जो एजुकेशन भी हैं, तो जो स्कूल हैं वो सब बंद रखे हैं और एक स्टेटमेंट भी आया सईद गनी साहब का कि अगर हमें 5 साल भी बंद रखने पड़े स्कूल तो हम बंद रखेंगे। अगर हम चलते हैं चाइना की तरफ, जिसके में सबसे पहले आया था और वो उसे ओवरकम कर गए, अब उनकी जो वीडियो शेयर हो रही है, वहां से जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से आगे बच्चों के आगे शील्ड लगा के उनको सैनिटाइजेशन की उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो हम उसकी तरफ नहीं जा सकते। हमारे यहाँ क्या वजूहत है भाई कि हमारे पास स्किल हैंड नहीं है, हमारे पास इतनी अकल समझ नहीं है लोगों के अंदर कि वो उस तरफ आ सकें। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली हमारा लिटरेसी रेशो का इशू आता है, लेकिन क्या हम इन चीजों को, हमारे पास प्रोफेशनल्स की तादाद है, डॉक्टर्स भी हैं और सब कुछ लोग हैं, तो हम इस पे ओवरकम नहीं कर सकते, अपनी एजुकेशन को खोल नहीं सकते? जहाँ हमने बिजनेस खोला तो हम व्हाई नॉट वी गो फॉर इट? आपकी एक्सपर्ट राय। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, देखें ये गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, इन्होंने एसओपीज भी बना दिए, उसके ऊपर अमल दरामद भी मुमकिन बनाने में ये लोग जो है ना उस हद तक कामयाब नहीं हुए। नंबर एक, लॉकडाउन या एसओपीज बनाना जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली ये है कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज को अनाउंस कर देना, दैट इज इजी, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको इनकाउंटर करना भी तो गवर्नमेंट्स का ही काम है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये आपसे कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो है वो इंडस्ट्री बंद करा दी, ठीक है, या इंडस्ट्री की वजह से जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनको सब्सटेंशिएट करना भी, या उनको फैसिलिटेट करना, या उनकी वजह से जो उनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसको एकोमोडेट करना गवर्नमेंट्स का काम है। टैक्स पेयर इसका पैसा जाहिर ऐसी मकसद के लिए यूज होता है और इसी के लिए यूज होना चाहिए। अच्छा, उसमें फेडरल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 12,000 रुपए पर हेड के हिसाब से जो है वो 12,000 रुपए पर हेड के हिसाब से उन्होंने लोगों को दिया, और इनफैक्ट जो है वो मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि ठीक है काफी सारे लोगों को आया भी है, लेकिन 12,000 रुपए बहरहाल इतना ज्यादा फिगर नहीं है ना। कितने महीने चलेगा 12,000 रुपए, जहाँ इतनी महंगाई है और आटा और ये वो चीजें इतनी महंगी है, तो उसमें 12,000 रुपए बहुत ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, ठीक है ना। और सिंध गवर्नमेंट ने तो खैर जो 8 अरब रुपए तकसीम किए, वो तो मुझे पता भी नहीं है कि किस तरफ गए और कहाँ गए, कहाँ से आए, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं, लिखे मूसा और पढ़े खुदा, तो खुद ही उन्होंने किया और खुद ही उनको जो है वो पता चल गया। कमिंग टू द एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन सेक्टर हो गया, या शादी हाल का सेक्टर हो गया, या दूसरे चंद एक ऐसे सेक्टर है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे इसके स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। शॉपिंग मॉल्स हो गए जैसे। अच्छा, इन यहाँ पे चूंकि एनवायरनमेंट भी इनडोर है, थोड़ा सा वो गर्मी से बचाव वाला एलिमेंट भी होता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे चूंकि गर्मी इतनी नहीं होती, तो ये चीज भी प्रॉब्लम कर सकती है इसको स्प्रेड होने में। तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी गाइडलाइंस हैं, और दीगर ममालिक में भी स्कूल्स और ये शादी और ये इस तरह की चीजें सबसे पहले बंद कराई गई थी। तो ये डिसीजन तो बहरहाल गवर्नमेंट ने जो भी लिया था, दैट वाज वक्त की जरूरत था। क्यों? क्योंकि जाहिर है आपको पता है बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही वीक होती है और बहुत जल्दी वो उसको ले लेते हैं। अगेन वही बात, हो सकता है कि एक बच्चे को अगर लग जाता है तो उसको खुद असर ना हो, लेकिन वो आगे चूंकि बीमारी फैलती कुछ इस तरीके से है ना, तो आगे वो कैरियर बन जाता है। तो आगे जितनों को भी वो कैरी ऑन करेगा तो उनमें से कोई और इफेक्टिव बढ़ सकते हैं, तो तादाद जो है वो बहुत तेजी से बढ़ सकती है स्कूल और इस तरह की गैदरिंग्स को कंटिन्यू रखने में।
लेकिन तालीमी सेक्टर में चूंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, डे वन से हमने भी जैसा कि आपको पता था तबानीस के हवाले से, हमने भी जो है वो सबसे पहले यहाँ पे जो इनोवेशन की थी, हमने जो है वो स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी सीए और आईसीएमए की भी इवन हमारे यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, एसीसीए की भी क्लासेस हो रही हैं। तो अब उसमें हमारे तकरीबन 40 क्लासेस पर डे जो है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और उस वक्त जब लॉकडाउन से चंद दिन पहले जो था वो ये हिसाब किताब था कि आप ये देखें कि हमने स्मार्ट क्लासेस ऐसे स्टार्ट कराई थी कि फिजिकल क्लास भी हो सकती थी और डिजिटल क्लास भी हो सकती थी, यानी बच्चा घर बैठ के भी ले सकता था। एंड लेटर ऑन जब वो फुल लॉकडाउन की तरफ चले गए तो इवन हमारे टीचर्स ने भी, जिस तरह आप माशाल्लाह घर पे बैठ के इस वक्त कर रहे हैं, तो या मैं घर पे बैठ के वो इसको बात कर रहा हूँ, सेम इज द केस हमने जो है ना वो और यही जूम वाला सॉफ्टवेयर ही हमने भी यूज किया, उसका लाइसेंस वर्जन लिया तकरीबन 40 के करीब यूजर्स का। तो अब हुआ ये कि वो उसके थ्रू हम लोग जो है वो क्लासेस कर रहे हैं। उसमें स्टार्टिंग में बच्चों को भी प्रॉब्लम आई, हमारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम आई, लेकिन आफ्टर फ्यू क्लासेस, ठीक है ना, बच्चे भी ट्रेन हो गए और टीचर्स भी ट्रेन हो गए। जरूरत जो है वो इजाद की माँ है, ये आपने अक्सर सुना होगा। तो जैसे जैसे हालात को चेंज हुआ तो हमने इसको अपॉर्चुनिटी को, इसको थ्रेट को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो ना सिर्फ ये हम, बल्कि अब दीगर भी काफी इदारे, यूनिवर्सिटीज, इवन डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, एनईडी हो गया, ये सारे के सारे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ रहे हैं। तो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, दे आर ऑलमोस्ट ऑन ऑनलाइन और स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। सेकेंडली अगर आप बात करें गवर्नमेंट लेवल पे, चूंकि थोड़ा सा आपको पता है फंड्स और दूसरे एसओपीज इनके इतने डिफिकल्ट होते हैं, तो दे हैव टू कम एट दिस ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, ठीक है। ये उनको भी इसकी तरफ आना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि जुलाई में भी शायद ये लोग स्कूल खोलें, ये अगस्त सितंबर तक की बात मुझे स्कूल्स के हवाले से जाती हुई नजर आ रही है। और इसके लिए मतलब इवन ये मेरी एक किस्म की आपको इंफॉर्मेशन है, तो दीगर भी जो तालीमी इदारे हैं उनको अगर वो भी सोच रहे होंगे कि 15 जुलाई तक खुल जाएंगे, तो उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि अरेंजमेंट्स ऑनलाइन क्लासेस की कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कल ये प्रमोट करके स्टूडेंट्स को तकरीबन उस लेवल के ऊपर तो ये लोग ले आए हैं बच्चों को कि यानी जून जुलाई में तकरीबन होता है कि एग्जाम्स वगैरह हो चुके होते हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही होती हैं। जो नेक्स्ट सेशन है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अगर हम बात करें तो अगस्त से शुरू होता है। इसी तरह अगर हम प्रोफेशनल क्लासेस की बात करें तो वो मई में जून में स्टार्ट हो चुकी होती है। तो आफ्टर दिस डिसीजन मोर और लेस वी आर अप टू डेट एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट, ठीक है ना। तो अब हमें आगे प्रोफेशनली दीगर कोर्सेज भी स्टार्ट होने, एमबीबीएस का भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एनईडी ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी किस तरीके से अपना रिजल्ट, उन्होंने भी अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया। लास्ट टाइम वो जैसे इंटरमीडिएट पूरे के परसेंटेज को काउंट करते थे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि दे विल बी टेकिंग ओनली फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसी की बेसिस के ऊपर 50% वेटेज देंगे और 50% उनकी वेटेज अपने टेस्ट की होगी। तो हर एक अपने अपने तरीके से इसको मॉडिफाई करके गो अहेड कर रहे हैं। तो और रही बात फर्स्ट, अब लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो तो लाइव क्लासेस भी नहीं ले सकते, तो उनका बड़ा हरज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करूं कि जो हमारे यहाँ पे तो जो कल्चर है कि जी पैदा बाद में होता है और उसको स्कूल में उसकी एंट्री पहले हम जाके करवा देते हैं। तो बेसिकली जो वेस्टर्न जो लोग हैं वो भी, और इसके अलावा जो हमारी अपनी इस्लामिक थ्योरी भी यही है कि देखें फर्स्ट से लेके और 5 ईयर तक तो बच्चा बिल्कुल अपने आप में मगन होता है, ठीक है ना। उसको ना एग्जाम का पता होता है कि एग्जाम है क्या, ना उसको ये पता होता है कि चीजों को क्या। तो उस वक्त कहते हैं कि पेरेंट्स की जो गाइडेंस है दैट इज बेस्ट फॉर देम, ठीक है ना। अब हम लोगों ने भी ट्रेंड बनाया हुआ है कि ये बड़े से बड़े स्कूल में भेजने हैं, वो भेजने। तो अगर वो पहली से 5 साल या यानी 5वीं 6ठी क्लास तक के बच्चे अगर घर में साल रह के अगर उनके पेरेंट्स ही उनको तवज्जो थोड़ी सी दे के उनकी नॉर्मल जो होती है वो
गाइडेंस वगैरह वो करते रहे, और छठी से 7वीं तक मोर और लेस घर पे ही बच्चों को एजुकेशन दी जा सकती है, तो वो उनका उतना ज्यादा हर्ज नहीं होगा जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी उनका साल जाया हो गया, महीने जाया हो गए। मेनली जो असल जो क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है वो आपको पता है कि 9वीं में या सेकेंडरी लेवल के ऊपर स्टार्ट होती है। सेकेंडरी से लेके और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक एकेडमिक एजुकेशन जाती है। तो यहाँ तक का गवर्नमेंट ने चूंकि दे दिया रिलीफ, तो पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों का वैसे इशू नहीं है। और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, उनको भी ये चाहिए कि अब ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की तरफ आए, क्योंकि कोविड ने जहाँ बहुत सारी हकीकतों को चेंज किया है, वहाँ पे ट्रेंड्स भी चेंज हो गए। यानी आप ये देखें कि ये जूम का सॉफ्टवेयर था, ये हम तो 2012 से जूम यूज कर रहे हैं। आपको याद होगा सफदर मिठानी की हमने क्लासें 2012 में एसएफएम जूम के थ्रू ऑपरेट करवाई थी। तो उस वक्त, अब इस वक्त ये कि इसके शेयर्स भी, और इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए हैं जूम ने। ये वो बंदे थे जिनके ईमेल्स के रिस्पांस आते थे हमारे पास, आज 8-8 दिन तक इनके बंदे हमारे को सर्विस नहीं दे पा रहे, इतने ये लोग ओवरलोडेड हो गए, और इनकी सर्विस की क्वालिटी में भी थोड़े बहुत मसाइल आए, इतना मतलब लोग यूज करने की वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि अब थिंग्स आर चेंजिंग, तो अब हमें भी उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा। और चेंज जब भी आती है, जाहिर उसके अगेंस्ट थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, अनटिल अनलेस कि लोग उसको समझ नहीं जाते, उसको अडॉप्ट नहीं कर लेते। तो और अब हम उस फेज से भी तकरीबन, या कम से कम जिन्होंने लाइव और क्लासेस स्टार्ट की हैं, वो उस फेज से गुजर चुके हैं। हाँ, ये बात अलग अपनी जगह पे सही है कि लाइव क्लासेस 100% सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि फिजिकल इंटरेक्शन का बहरहाल एक अपना टच होता है। अच्छा, उसके बाद कई ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल की जरूरत है, जैसे मेडिकल है या इंजीनियरिंग की फील्ड है। हमारे कॉमर्स में तो चले प्रैक्टिकल की इतनी जरूरत नहीं होती, और वहाँ पे तो काम चल जाता है लाइव क्लासेस से। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल जो है, इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसी तरह अगर आप डॉक्टरी, एमबीबीएस और दूसरे जो कोर्सेज प्रोफेशनल ले लें, तो उनमें अल्टीमेटली प्रैक्टिकल की तरफ जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिजिकल क्लासेस जरूरी तो है, लेकिन ये कि चले फॉर ए टाइम बीइंग, जब तक इसका हल नहीं आता, क्योंकि अब हमें कोविड के साथ तो जीना है, अनटिल अनलेस इसकी वैक्सीन नहीं आती या हमारे सारे लोग इसके खिलाफ इम्यून इनके खिलाफ डेवलप नहीं हो जाता, दूसरी बीमारियों के साथ भी जी रहे हैं, तो ये कोविड भी हो जाएगा तो कोई इतना अल्लाह खैर करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए, और कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सिर्फ ये है कि जो जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, उनको इंटरनेट की फैसिलिटी फ्री करें। इसी तरह दूर दराज इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ के हवाले से खास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत को, कि वो वहाँ पे इस तरह के मजीद जो है वो चीजों को थ्रू करे, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस जाया होने वाले वक्त को इस्तेमाल कर सके एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। फर्दर दूसरी, आपने अगर देखा होगा तो दीगर जो फील्ड्स हैं उनमें भी ये डिजिटलाइजेशन आ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट अब तो बहुत आम हो गया है। घर बैठे लोग फेसबुक के ऊपर चीजें बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और मतलब हर तरफ डिजिटलाइजेशन का दौर है। और मैं आने वाला दौर यही समझ रहा हूँ कि आफ्टर कोविड जो है वो हम एक डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक $1 मिलियन क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अभी आपने भी खुद डिजिटलाइजेशन की इंपॉर्टेंस के मुतालिक बताया है। वजीर आजम का ख्वाब है 1 करोड़ नौकरियां। देखिए, अब मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कोविड के आने के बाद, और जो IMF ने भी 2020 के लिए जो प्रेडिक्ट किया था अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वो 6.2% था, जो तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख बनता है। और अब ये मुख्तलिफ एस्टिमेशन आ रही हैं, रफ एस्टिमेशन के मुताबिक 2 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। 1 करोड़ की ख्वाब अलग था। अब इस वक्त जो है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है को रिलीफ दिया गया, उसमें एक इंसेंटिव दिया गया है 50 लाख घरों के हवाले से, वाटर डैम बनने के लिए जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो 2 करोड़ नौकरियां जो प्रॉब्लम आए थे, उसमें प्रोफेशनल भी है, व्हाइट कॉलर भी है, ब्लू कॉलर भी है, सब जो है इसके अंदर डिस्टर्ब हुए हैं। आप समझते हैं कि ये 10 मिलियन जॉब्स जो है ये उसमें पूरी हो सकेंगी, या इनको किसी और इंडस्ट्रीज के लिए भी कोई डिफरेंट इंसेंटिव लाने बताएंगे? हमारे यहाँ सैकड़ों इंडस्ट्रीज जो है वो वैसे ही, चाहे वो
बैंक के डिफॉल्ट हैं या कुछ ऑपरेशनल मसले हैं, उसमें बंद पड़ी हैं फैक्ट्री। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, काबिल इस्तेमाल है, लेकिन वो इन इश्यूज की वजह से बंद है। आपकी राय में इस बारे में जानना। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं गवर्नमेंट का तो कोरस्पोंडेंट नहीं हूँ, तो मैं उस हवाले से तो गवर्नमेंट की 20 करोड़ नौकरियों को या 10 करोड़ नौकरियों का तो कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो किस तरह पूरा करेंगे, जाहिर है वो नहीं, उनकी मैं अपनी एक जजमेंट एज ए इकोनॉमिस्ट एक जजमेंट पूछ रहा हूँ ठीक है। जी। हाँ, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट जो मैं आपको बात बताऊं ना कि मुझे नजर क्या आ रहा है या मेरा अपना ओपिनियन क्या है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो क्या है, देखें, कोविड-19 से पहले भी जो गवर्नमेंट जो हम ये लेटेस्ट जो गवर्नमेंट आई थी, इसके पास अगर आप देखें तो इनके पास 1 पॉइंट उस वक्त जो है तकरीबन 90 बिलियन का लोन पाकिस्तान के ऊपर था, और आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स इतनी ज्यादा थी जो करने वाली थी, और जो डिफॉल्ट के स्टेज के ऊपर था कंट्री। ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर गलती इस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी ये की कि इन्होंने IMF की तरफ जाने में सबसे ज्यादा देर लगा दी और उसको टाइम गेन कर लिया ज्यादा। उसकी वजह से हालात जो है वो बड़ी क्यूरियोसिटी, बड़ी कंट्री में अफरा तफरी, खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादा फैली। नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि ये जो पिछली गवर्नमेंट्स ने, आपने देखा होगा कि डॉलर के रेट को बड़ा आर्टिफिशियली इन्होंने 106 के ऊपर रखा हुआ था, और जितने भी रिजर्व्स वगैरह थे वो फुल ये लोग यूटिलाइज कर रहे थे डॉलर को 106 पे रखने पे। जहां डॉलर की थोड़ी सी डिमांड बढ़ती, ये लोग यहाँ से सप्लाई बढ़ा के उसको बैलेंस आउट कर देते और आर्टिफिशियली 106 के ऊपर रहता। इसकी वजह से आपको पता है कि परचेज प्राइस जो परचेज पावर पैरिटी है वो भी बड़ी डिस्टर्ब हुई थी, और जो चीजें खरीदने वाले लोग थे वो पाकिस्तान के बजाय दूसरे ममालिक से खरीद रहे थे, इसी डिस्टर्बेंस ऑफ परचेज पावर पैरिटी। अच्छा, अब आए जो तीसरा इन लोगों को चैलेंज दरपेश था वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। 6.2 का आपने जो फिगर कोट किया एग्जैक्टली 6.1 और 6.2 के दरमियान ही थी, और तीसरा जो था वो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है। इन चारों पांचों के मुकाबले में जो गवर्नमेंट ने जो मेजर लिया, एज ए इकोनॉमिस्ट भी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो उस वक्त इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, जिसको ये GDP ग्रोथ 4 पॉइंट समथिंग 5 की कह रहा था, वो 6% तक भी पहुंचा गया था। तो उस वक्त के फिगर भी आपको पता है मैनिपुलेटेड होते थे। ठीक है ना। और अब जो है वो कम से कम इतना हो रहा है कि फिगर जो आपके पास आ रहे हैं ना वो सही कोट हो रहे हैं। ठीक है। अब इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होने की तरफ जाने का नाम तो जब लेगी ना, जब गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर मजीद सीरियसनेस के साथ वर्क करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जब ही क्रिएट होगी। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त ये किया था कि डिसीजन लेने में इन्होंने अपना थोड़ा सा टाइम जाया कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे वो तकरीबन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही थे, क्योंकि जब आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो तो उस वक्त आपको अपनी इंपोर्ट्स कम करने के लिए ज़ाहिर इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाना पड़ता है, ताकि आपका बैलेंस पेमेंट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, और इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़ाहिर है, फिर इन अदर वर्ड्स ये कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने इम्पैक्ट लिए। और दूसरा, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया, 13.5% के ऊपर ले गए, ताकि मार्केट में जो अननेसेसरी लिक्विडिटी है उसको ड्रेन आउट किया जाए। अब इन सब चीजों के मुकाबले में इन्फ्लेशन, इन सब चीजों इस इकदाम लेने की वजह से आपको पता है इन्फ्लेशन तो नीचे आ जाता है, लेकिन वो अल्टीमेटली फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करता है और एम्प्लॉयमेंट होती है। इसी वजह से इन्होंने वो ये करोड़ नौकरियों का भी फिर एक घरों की स्कीम भी शुरू की थी कि ये लोग घर बनाएंगे, पता नहीं कितने लाख घर बना के देंगे, और मुख्तलिफ इंडस्ट्री के 50 लाख घरों के भी इन्होंने स्कीम शुरू की थी। तो वो गवर्नमेंट जब एक तरफ इंटरेस्ट रेट हाई कर रही होती है तो दूसरी तरफ उनको ये वाले स्टेप्स भी लेने होते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स को भी स्टार्ट करना होता है, ताकि उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर करने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है उसको भी थोड़ा बहुत सब्सटेंशिएट किया जाए बाय स्टार्टिंग डेवलपमेंट वर्क। ये लोग डेवलपमेंट वर्क करने में स्टार्ट करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी ये लोग टाइट से टाइट करते गए। हुआ ये कि मार्केट से लिक्विडिटी बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई, बिजनेस बिल्कुल घुट के रह गए। ठीक है ना। और एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और यही हालात चल रहे थे। और उसमें हमारे सामने ये कोविड की सिचुएशन आ गई।
अच्छा, कोविड की सिचुएशन आने से 2-3 फायदे हुए। एक वो ओपेक का और ओपेक सऊदीया का और रशिया का जो ओपेक के हवाले से इशू था, उस वजह से और कोविड की वजह से तेल की प्राइसेस बड़ी नीचे आ गई, आपने देखा माइनस में भी चली गई। प्लस अब ये हमारे हमारे ऊपर ब्लेसिंग एक किस्म की, जैसे कोरोना में अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग की, तो इसमें गवर्नमेंट का तो कोई क्रेडिट नहीं है। तो ये ब्लेसिंग एक हो गई कि आपकी ऑयल प्राइसेस जो है ना वो नीचे को आ गई, ठीक है। उसके अलावा कोविड की वजह से हमारी इम्पोर्ट्स जो है ना वो मजीद कम हो गई, यानी एक्सपोर्ट के मुकाबले में एक्सपोर्ट भी हमारी गिरी लेकिन इम्पोर्ट उससे ज्यादा गिर गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फायदा हो गया। ये इस किस्म की चीजें ये है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें गैबी बिल्कुल इमदाद बिल्कुल तो इस तरह कर करके मिलती रही है, लेकिन हुकूमत जो है ना वो टाइमली एक्शंस करने में इस हवाले से बिल्कुल नाकाम रही। और अब इन्होंने बीच में जो डिसीजन लिया था पहले, इसको जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी को नवंबर में दिसंबर में किया 11.5% पे ले आए थे, फिर 9% पे ले आए, और आज उम्मीद ये है कि 7% के ऊपर ले आएंगे, या तकरीबन 150 बेसिक पॉइंट्स। अब उम्मीद ये है कि स्टेट बैंक और कम कर देगा। हालांकि कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जिन्होंने अपना नेगेटिव कर दिया है। इंडिया में 4% के ऊपर है ये इंटरेस्ट रेट। तो अब ये जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, फिर जो है वो बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी सी ऑन होती है। तो उम्मीद तो मैं ये रखता हूँ कि ये इनको चाहिए फर्दर थोड़ा सा ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको और नीचे लेके आए। ये तकरीबन 6 से 7 के दरमियान होना चाहिए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी हो। जब लिक्विडिटी होगी तो बिजनेसेस जो है वो करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स में रखने के बजाय बिजनेसेस में करेंगे, स्टॉक्स में करेंगे, और एक कारोबारी सर्कल जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगा, जिससे अल्टीमेटली आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब उसमें अगर इनका ये नया घर वाला स्कीम है, एहसास प्रोग्राम, जिस तरह थ्योरेटिकली जो बात कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग प्रैक्टिकली, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप देखें कि जी घर अगर फर्ज करें ये अपने घर बनाने का जो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और इसी तरीके से इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो टैक्स के हवाले से और दीगर जो मुराद दी है, और अगर इसको हमारे इन्वेस्टर हजरात भी अच्छे तरीके से लेते हैं तो नो डाउट के अब नंबर ऑफ फिगर एग्जैक्टली नौकरियों की कितनी मिलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट तो आएगा। इसी तरीके से एहसास प्रोग्राम के तहत इन्होंने लोन्स वगैरह देने का सिलसिला भी स्टार्ट किया है। तकरीबन मल्टीपल टाइप ऑफ लोन्स हैं, 1 लाख से लेके 50 लाख तक। तो वो जो 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 कॉम्पिटेंट लोग हैं और जो जिनके पास हुनर है या जो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो भी इसको यूज करें। अगर वो वाकई गवर्नमेंट सही तरीके से ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों तक पहुंचाती है। अच्छा, इसी तरह ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करती है, क्योंकि देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो सब 40 के करीब इंडस्ट्रियों को वो चलाती है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनको चलाती है। तो अगर तो गवर्नमेंट के ये इकदाम सही और ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होते हैं तो इससे यकीनन रोजगार में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी ये देखना पड़ेगा। तो दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट को भी मजीद इनको नीचे लाना चाहिए ताकि जो है वो आपका बिजनेस है वो ग्रो करे। ऑन दी अदर एंड थोड़ा सा मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी से भी दरखास्त करूंगा, हमारे जो बिजनेसमैन हजरात हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी ये करते हैं कि प्लॉट्स यानी लैंड्स को परचेज कर रहे होते हैं, और मैंने ऐसी ऐसी जगहों की लैंड्स की कीमत में 5-5 गुना इजाफा, जहां से ना तेल निकला है ना वहां की कोई एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 10-10 गुना बढ़ गई है। वो हुआ क्या है, वो होता ही है कि वो ब्लैक मनी, आपको पता है, वो पार करने का एक जरिया होती है इस तरह की जमीनें, ठीक है ना। क्योंकि वो ये कि आप बुक्स में भी आप दिखा देते हैं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में भी कि ये जगह जो है वो इतने की है, तो उससे ये है कि वो पाक हो जाती है, लेकिन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट नहीं होती। तो वो इसी तरह एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को बिकती है। अब जब वो बिकती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं और इन्वेस्टर आपस में तो कमाते रहते हैं, लेकिन कोई इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो डेवलप नहीं होती। तो हाँ, बिजनेसमैन कम्युनिटी से भी दरखास्त यही है कि वो प्लॉटों में इन्वेस्ट करने के बजाय आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करें, आप इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा बेहतर है। खान साहब से भी दरखास्त है कि सबसे ज्यादा फोकस करें स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो हमारे यहाँ पे बहुत कम है उसका कंट्रीब्यूशन,
ठीक है ना। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज आपकी ग्रो करेंगी, तो मैं आपको चाइना की एग्जांपल दूं तो चाइना में जो है ना ये एलईडी लाइट्स हो गए, कैमरास हो गए, ये सारे वहां पे स्मॉल होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री है। घरेलू सतह के ऊपर लोग बना बना के एक एक दो दो लाटें बनाई बेचती हैं और वही फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो आ रही है वो कोई ब्रांडेड कंपनीज की नहीं होती, इसी तरह वो स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज की तरफ होती है। तो गवर्नमेंट को ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। सीपैक का भी सेकंड फेज स्टार्ट हो गया, उसमें भी जो है ना, जो मैंने थ्योरेटिकली जो चीजें बता रहा हूँ वो भी सुनने में ये आया कि ये खान साहब की गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस यही किया है कि अब सड़कें बनाने के बजाय जो है उन सड़कों के किनारे स्मॉल इंडस्ट्रीज जोन्स डेवलप किए जाए, जहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई जाए। तो उम्मीद ये है कि इन सारी चीजों की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है वो रोजगार में इजाफा होगा। और लोन्स के हवाले से आपको पता है G20 ने और दीगर ममालिक ने भी जो है वो सब्सिडी दी, सब्सिडी तो खैर नहीं दी, एक साल के लिए डेफर किया है। तो इसको भी गवर्नमेंट को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तेल की प्राइसेस की हेजिंग भी ये लोग कर रहे हैं, उसमें भी वही ब्यूरोक्रेटिकल डिलेज की वजह से अब ये लोग लेट हो गए। $25 से $30 पे दोबारा ऑयल आ गया। कल सऊदीया ने दोबारा $1 मिलियन बैरल पर डे और प्रोडक्शन अपनी कम की है, इससे प्राइस और बढ़ेगी। तो अब ये लोग हर चीज में डिले कर जाते हैं। अब वो हेजिंग अगर हेज कर लेते 2 साल के लिए तो शायद इन लोगों के लिए और फायदेमंद हो जाता कि चलो 2 साल तक इनको $15 पर बैरल के ऊपर अगर फ्यूल मिलता रहता तो ये भी आगे पेट्रोल की प्राइस फिक्स कर देते। तो जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए या इंडस्ट्री है उनके लिए भी अपनी डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में उनके बहुत फायदा हो जाता है कि चलो जी एक चीज तो फिक्स हो गई ना 2 साल की। तो अभी तक सुनने में तो आ रहा है और ये लोग लगे हुए हैं। अब फर्दर उस पर क्या प्रोसीडिंग है वो तो टाइम ही बताएगा। तो वी हैव गॉट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और अगर उसको ट्रू स्पिरिट के साथ अगेन हम उसको करेंगे फॉलो, तो उम्मीद है कि ना सिर्फ ये कि रोजगार में इजाफा होगा बल्कि आपके इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। अच्छा, ये जो तेल वाली आपने बस ये लास्ट हमारा एक पॉइंट है आपके साथ, वक्त भी हमारा कम हो रहा है, तो इंशाल्लाह किसी बार आपसे एक और तवील सेशन करेंगे। बड़ी मालूमाती बातें हुई आपने, वक्त की कमी की वजह से कुछ नहीं एहसास है। ये जो अभी आपने जो बात से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आपकी, जो ऑयल की इन्होंने प्राइस की हेजिंग नहीं की है, इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में ना तो मुझे बिजली सस्ती होती हुई नजर आ रही है, ना जो फ्यूल जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो हर जगह की, यानी हर फील्ड की, हर मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो जरूरत है, उसी से कारखाने चलते हैं। तो कहीं पे भी उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे पास ऑन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान में शायद और हर जगह ये डिबेट होती रहती है कि यार तेल की प्राइस गिरती है तो उसका एडवांटेज लोगों को उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। क्या यही ऐसी बात नजर आ रही है आपको? देखिए, ऑयल प्राइस हेजिंग के हवाले से मैंने आपको बताया कि इन्होंने अब तक नहीं की, लेकिन परसों की न्यूज मेरे पास ये थी कि कैबिनेट ने ये जो इनकी है ईसीसी है जो कमेटी है कैबिनेट की, इसने फाइनेंस सेक्रेटरी को पावर्स दे दी हैं, उनको दे दिया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके 2 साल के लिए 1 या 2 ऑप्शन बताएं कि आप उसके ऊपर हेजिंग करें। लेकिन उसमें इन्होंने जो अमाउंट जो लॉक की है $15 की, वो मेरे हिसाब से मार्केट अब उससे आगे जा चुकी है, तो शायद उस प्राइस के ऊपर जो है ना वो हेजिंग ना हो पाए। ठीक है ना, मसला ये है। अब तो होगा ये कि जब ये दोबारा अप्रूवल लेने जाएंगे कमेटी के पास कि नहीं 15 नहीं अब तो 25 पे मिल रहा है, तो अब वो 25 पे मिल रहा है तो पता नहीं जब तक इस फॉर्मेलिटी में वो ऑयल प्राइस रुकी थोड़ी रहेंगी। अच्छा, जो आगे की तो उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट्स सी व्हाट दे डू। हेजिंग की तरफ जा तो रहे हैं, अप्रूव कर दिया, लेकिन अभी किस प्राइस पे होगी, क्या इसमें डिलेज आएंगे, ये अभी फिलहाल मुश्किल है, वक्त आने वाला बताएगा। अच्छा, ऑयल प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बताऊं, ऑयल प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा इजाफा कम से कम ये दिसंबर और जनवरी फरवरी तक तो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है। खास तौर पे जो ज्यादा जो इससे मुतासिर भी कोरोना से हुए ना, वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स ज्यादा हुई है। इटली हो गई या दूसरे जो कंट्री है जिनका फोकस इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा होता था, वो ज्यादा डैमेज हुई। तो इस वजह से ऑयल कंजम्पशन के ऊपर जो है वो फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि $25 से $30 के दरमियान ही प्राइस रहेगी, लेकिन ये एकदम से जंप करके वही 110-15 के ऊपर नहीं जाएगी, ये 40 से 50 के दरमियान उम्मीद है कि ये आके स्टेबल हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट इस दौरान अगर 25 से 30 पे भी हेजिंग करती है
तो अच्छा डिसीजन होगा। अगेन मैं कहूंगा इसमें नेचुरल जो नेचर की जो कारस्तानी है वो तो हमें और आपको नहीं पता ना कि फ्यूचर में कोविड की पोजीशन किस हद तक जाती है, कैसे हो सकता है पोजीशन फर्दर वर्स्ट हो जाए, ठीक है ना, तो फिर हो सकता है दोबारा $5 पे आ जाए और हमने हेजिंग की होगी 25 पे, तो वो प्रॉब्लम अपनी जगह पे फिर जो है ना वो क्रिटिसाइज होगी। पीआईए में भी आपको पता है 2008 में हेजिंग की थी तो वो भी गले पड़ गई थी, उनके बाद में जो है ना बैन लगा दिया था कि आपने हेजिंग नहीं करनी। तो हेजिंग ऑलवेज जो है वो रिस्क होता है और जरूरी नहीं है कि वो वो तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए अपने आप को हेज करते हैं कि चलो जी हमारी इतनी सिक्योरिटी तो हो जाए कि इतने का डज अगर हमें लग भी जाए या इससे अगर ऊपर ना जाए नीचे आ जाए तो खैर है। तो इट ऑलवेज रिस्क, लेट्स सी वेयर गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर डिसाइड करती है। चलिए जी, बहुत अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। टाइम इज रनिंग आउट, तो इंशाल्लाह थैंक यू सर। दोबारा आपको साहब को जहमत देंगे। आखिर में सामीन समझ में आया कि एहतियात यकीनन जरूरी है। जिस तरह से अकमल ने भी बताया कि हमारा जो डेथ रेशो है और जो इस वक्त जो फिगर कोट किए जा रहे हैं सरकारी तरफ से, इससे शायद कई गुना ज्यादा है, लेकिन हमारा जो गारे एब्सोल्यूट डेथ होंगी उसमें से जो पश्चात भी उन्होंने जाहिर किए, हम किसी हद तक जो है अल्लाह की हमारे ऊपर खास मेहरबानी है, हम कंट्रोल के अंदर। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम बाजारों में बेइंतहा रश लगाना शुरू कर दें और कोरोना को अपने घर बुलाने की दावत दे दें। मईशत ठीक कर रही है और उसमें जाहिर है तमाम लोगों का शेयर यकीनी तौर पे चाहिए। कुछ चीजें ब्लेसिंग पेट्रोल के हवाले से हमारे यहाँ आई हैं, हुकूमतें अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही हैं। तो बहरहाल ये हम प्रोफेशनल्स की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इनपुट्स जो है वो देते रहें और उनको आगे किस नजर से देखा जाता है, किस नजरिए से देख के कैसे उसको अडॉप्ट किया जाता है, ये आगे अहले इक़्तिदार की या जिनके पास इख्तियार है उनकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी की आप लेके आए। इंशाल्लाह आपको दोबारा सहमत देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू शारिक भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाक। थैंक यू वेरी मच। सो मच।